नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी पॉलिटी के लेक्चर 1 पर हैं और बात करेंगे सबसे पहले संविधान सभा में पूछे जाने वाले बहुत सारे सवालों के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं संविधान सभा की, संविधान सभा वो चीज़ है जिसने संविधान बनाया है हमारा, है ना। भारतीय संविधान जो बना वो संविधान सभा ने बनाया है। तो बात है कि संविधान सभा भी तो बननी चाहिए जिसमें अंबेडकर थे, सभी थे। तो ये सभा कैसे बनी है, इसकी बात है। तो देखिए, संविधान सभा सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि भाई वो पहला शख्स कौन था जिसने संविधान सभा बनने की बात की थी। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहला इंसान जिसने ये कहा था कि संविधान सभा बननी चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, वो महात्मा गांधी थे। और ये बात उन्होंने 1922 में कही थी, है ना, कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की होना ज़रूरी है। ठीक है। अब ये तो उन्होंने एक बात कह दी। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अंग्रेजों ने कब माना कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने माना भैया 8 अगस्त 1940 को, है ना। क्रम याद रखिएगा, ये 1922 था, फिर सीधे 1940 अगस्त, 8 अगस्त। और 8 अगस्त को आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, जिसे हमारे वायसराय, उस समय के जो वायसराय थे, लिनलिथगो, है ना, उन्होंने पेश किया था। तो उन्होंने ही माना था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन बात ये थी कि भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। भारतीयों ने मतलब कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने। उसका रीज़न ये था कि अगस्त प्रस्ताव में इन लोगों ने अल्पसंख्यकों को महत्व दे के रखा था, जैसे मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा महत्व दे के रखा था, है ना। तो और ये कह दिया था कि भैया इसमें मुख्यतया, मतलब संविधान सभा में मुख्यतः जो है भारतीय होंगे। भाई मुख्यतया का मतलब समझते हैं आप, मतलब सिर्फ कुछ कुछ भारतीय होंगे और इसमें बाकी सब लोग भी होंगे। तो भाई बात ये कि ये भारत के लिए हम संविधान सभा बना रहे हैं। जब भारत के लिए संविधान सभा बन रही है तो भारत के लोग ही होने चाहिए, फिर ये मुख्यतः जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया। ठीक है। तो और यही नहीं, फिर इसके बाद एक और आया, जैसे कि क्रिप्स प्रस्ताव आता है, आप सभी जानते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर 1942 में जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जिसे स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर के मतलब पेश करते हैं। लेकिन भारतीयों ने इसे भी ठुकरा दिया था। उसका रीज़न क्या है? देखिए, इसमें भी ये बात कही गई थी कि स्पष्ट रूप से ये बात कह दी गई थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, नो डाउट, बहुत अच्छी बात कही थी, सिर्फ भारतीयों के लिए बात की थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पॉइंट ये जोड़ दिया कि युद्ध के समाप्ति के बाद ऐसा होगा। मतलब उस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, है ना। तो इनने कहा कि भैया युद्ध की समाप्ति हो जाए, उसके बाद हम ये करेंगे। और भाई हमें मालूम था कि अंग्रेजों को हमें दूर भेजना है, उन्हें भगाना है। भाई अभी तो ये वादा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 यानी युद्ध खत्म होने के बाद, तो युद्ध में तो अभी वो लोग लगे हुए हैं, उनका पैसा, सैनिक सब लग रहे हैं, तो अभी वो व्यस्त हैं। युद्ध खत्म हो जाएगा तो फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तो इंडिया को फिर क्या संविधान सभा बनाने देंगे? तो हमने कहा नहीं नहीं भैया, ये नहीं चलेगा, आपको अभी अभी हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीयों ने क्रिप्स प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, है ना। आप ये देख रहे हैं। तो ये और यही क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कह दिया था कि ये दिवालिया बैंक का एक चेक है। समझ रहे हैं ना, मतलब कोई भरोसा ही नहीं, मतलब बैंक दिवालिया हो चुका है। क्लियर है बात, मतलब युद्ध चल रहा है और आप बोल रहे हैं युद्ध के बाद हम आपको संविधान सभा बनाने देंगे, ऐसा करने देंगे। तो उन्होंने कह दिया भैया ये बैंक ही दिवालिया है और ये उसका चेक है। तो याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो वो क्रिप्स प्रस्ताव था। क्लियर है गाइस? चलिए, तो अब सवाल आता है कि आखिर हमारा संविधान सभा किस के तहत बना? तो 1946 है ना, 1940 से 1942, और अब आता है 1946 में ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन में वहाँ पर एटली की गवर्नमेंट बनती है ना। एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और एटली के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी कैबिनेट में से 3 मंत्री, तो 3 कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो हिंदुस्तान भेजे जाते हैं। वो 3 मंत्री कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं पैथिक लॉरेंस, एक होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जिन्होंने अभी आपको क्रिप्स प्रस्ताव दिया था, जिनको हमने खारिज कर दिया था बाद में। और एक थे अलेक्जेंडर। इन 3 का नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन में वो 3 लोग कौन थे। 4 ऑप्शन होंगे, इन 3 का नाम होगा, एक और होगा, तो पूछा जाएगा कौन सा वाला नहीं था। क्लियर हो गया? तो आपको 3 याद होने चाहिए। अच्छा ठीक है। तो ये आया कब? ये आया भैया कैबिनेट मिशन 1946, और ये इसी के तहत भारत की संविधान सभा गठित हुई है। क्लियर है? कभी भी पूछा जाए किसके तहत गठित हुई है तो आपको सीधा आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया है। क्लियर है गाइस? अब देखिए, अब गठन हो गया है तो बनी बात है इसमें संविधान सभा में कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो इस कैबिनेट मिशन ने, जो कि 1946 में आया था, कह दिया कि भैया 389 मेंबर्स होंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात बहुत क्लियर रखिए, मैं आपको थोड़े से सवालों में उलझाना नहीं चाहता। ये 1946 है, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं, आज़ाद हम 1947 को होंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे सुनना। 1946 है तो अभी हमारे पास पाकिस्तान है। 1947 में पाकिस्तान अलग होगा, 1946 में तो पाकिस्तान यही रहेगा। तो जब पाकिस्तान था, हमारे पास सब कुछ था,
तब कैबिनेट मिशन ने सबको गणना करके कहा था कि भैया 389 के आसपास मेंबर होने चाहिए, 389 बनने चाहिए। अब भैया 15 अगस्त आई, ये लोग अलग हो गए। तो जब ये लोग अलग हो गए तब संविधान सभा में कितने लोग बचे? आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिए 299, यानी आसान भाषा में आज़ाद होने से पहले पूछा जाए तो 389 का ही है कैबिनेट मिशन के तहत, लेकिन आज़ाद होने के बाद यानी 15 अगस्त को हमारे पास कितने मेंबर्स थे? तो वो थे भैया 299। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा जब अंतिम रूप से पारित हुआ तो कितने लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर करने वालों की संख्या थी 284। क्लियर हो गया है ना। आज़ादी से पहले 389, आज़ादी के बाद 299, हस्ताक्षर करने वाले संविधान में अंतिम रूप से 284, है ना। ये आंकड़े कैसे कम हुए अभी आप इस लेक्चर में समझ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन अब ये भी आता है कि जैसे 1946 में हमारे पास मुस्लिम लीग थी, लेकिन 1947 में क्या होता है कि मतलब अब देखिए 1946 में तो ये सब हमारे पास थे, लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि 389 में से कितने लोग बचे थे, तो तब याद रखिए उस समय बच गए थे 324। क्लियर है ना। चलिए आगे देख लेते थोड़ा सा इसमें, ये अभी आप आंकड़े और समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो अब देखिए क्या हुआ कि अब कैबिनेट मिशन में आते हैं 1946 में आ जाते हैं वापस से। इसमें कहा गया था 389 होंगे। अब ये 389 मेंबर आएंगे कहाँ से भैया? सवाल ये आता है कि क्या ये 389 के 89 जो है मनोनीत किए गए थे, या ये निर्वाचित किए गए थे, या फिर ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही किए गए थे, है ना। तो देखिए इस आंकड़े को समझने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए कुछ बना के रखा है। जैसे ये देखिए एक जहाँ अंग्रेज डायरेक्टली शासन कर रहे थे, है ना। जैसे इसको थोड़ा सा, चलिए यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर इस बात को समझा देता हूँ। 389 का जो आंकड़ा है इसको इस तरह से बांटिए कि इन्होंने इसे दो हिस्सों में बांटा। एक है 296 वाला और एक है आपका 93 वाला, है ना। 389 को टू पार्ट में बांट दिया, 296 और 93। आपसे पूछा जाए कि 389 में, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत मेंबर्स डिसाइड किए गए थे, इनमें कितने लोग मनोनीत थे? तो मनोनीत थे 93, है ना। और कितने लोग निर्वाचित हुए थे यानी चुनाव लड़ करके आए थे? तो वो थे 296, है ना। हालांकि इस चुनाव लड़ने वाले में इस तरह से लिखा जाता है सर 292 + 4। अब आप बोलेंगे सर 296 को 292 + 4 लिखने का क्या मतलब है? देखिए जब भारत आज़ाद हुआ, है ना, तो आपको मालूम है बहुत सारी जगह पर ब्रिटिशर्स का यानी अंग्रेजों का राज्यों में, कई सारे राज्यों में डायरेक्ट ही शासन था। तो जितने भी डायरेक्ट शासन वाले राज्य थे वहाँ से हमने 292 मेंबर्स निर्वाचित किए। क्लियर है। तो और लेकिन जहाँ पर उनका शासन था तो उन्होंने कुछ यूनियन टेरिटरीज भी अपने लिए बना के रखी थी। जैसे आज हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू कश्मीर बन गया हमारा और लद्दाख बन गया। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख बनने के बाद हमारे पास 9 हो गए हैं। तो जिस तरह से हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब प्रदेश हैं आज भारत में, उस तरह से जब अंग्रेज शासन करते थे तो उनके पास कुछ राज्य भी होते थे और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी होते थे, यानी यूनियन टेरिटरीज भी होती थी। तो अंग्रेजों के पास जो यूनियन टेरिटरीज थी वो थी भैया 4। क्लियर है। जिसे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते थे। क्लियर है। तो इन 4 यूनियन टेरिटरी से अंग्रेजों के टाइम पे, और या कह लो कमिश्नरी प्रांत से 4 मेंबर आए थे। तो अब देखिए सवाल कैसे कैसे आते हैं। सवाल ऐसे आते हैं कि 389 टोटल पूछा जाए कैबिनेट मिशन में कितने थे? 389 बोलिए। 389 में कितने ऐसे थे जो मनोनीत होकर के आए थे? तो 93 बोलिए। ये मनोनीत होने वाले कौन है भैया? देखिए मैंने आपसे कहा कि 2 हिस्से थे हमारे पास, एक जिस पर अंग्रेज डायरेक्ट राज कर रहे थे तो वो ये 296 का एरिया है, लेकिन कुछ ऐसे थे जिस पर राजा महाराजा राज कर रहे थे तो वो भैया 93 का एरिया है। तो जहां राजा महाराजा है तो राजा महाराजों से ये कहा गया भैया संविधान सभा में आप अपने हिसाब से कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति को मनोनीत करके मतलब भेज दो ना, जिसको आप समझो। तो राजा महाराजों ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे संविधान सभा में, तो वो 93 करीब के आसपास थे, है ना। और ये अंग्रेजी प्रांत से चुन के आए थे क्योंकि यहाँ तो भैया अंग्रेजों का शासन ही था, तो उन्होंने डायरेक्ट ही हमें दे दिया था। और उनके पास 4 कमिश्नरी प्रांत थे, तो 4 कमिश्नरी से एक एक बंदे आए थे। ठीक है। तो 292 उनके राज्यों से आए और 4 कमिश्नरी से एक एक आए, तो कितने हो गए टोटल 296। यानी मुख्य रूप से पूछा जाएगा कितने टोटल निर्वाचित हुए? 296। मनोनीत कितने हुए? 93। कमिश्नरी प्रांत से कितने थे? 4। क्लियर है। और सिर्फ प्रांत यानी ब्रिटिश के राज्यों से कितने थे? तो 292। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अच्छा, कई बार ये दिक्कत हो जाती है कि ये 389 का आंकड़ा क्यों, 389 मेंबर्स ही क्यों लिए गए? देखिए उस समय की जो जनसंख्या थी हमारी 40 करोड़ के आसपास थी, और ये कहा गया कि भैया एक प्रतिनिधि जो है 10 लाख का, ये देखिए लिखा भी हुआ है 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उस हिसाब से जब डिवाइड किया गया तो देखा गया कि 40 करोड़
का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर एक बंदा 10 लाख के हिसाब से करे तो 389 मेंबर्स होते हैं। क्लियर होगी बात ये बंदो। अच्छा, अब अगली चीज देखिए कि ये हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे वो कौन कौन से थे। तो याद रखिए वो दिल्ली था, अजमेर मेवाड़ा था, एक कुर्ग था और एक बलूचिस्तान था। दिल्ली है ना, ये सब कमिश्नरी प्रांत है। यहाँ से एक बंदा आया, अजमेर मेवाड़ा जो कि राजस्थान में पड़ता है, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और बलूचिस्तान अब ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 4 कमिश्नरी प्रांत में से कौन सा वाला अब भारत में नहीं है। तो आपको याद रखना है बलूचिस्तान। या फिर ये बन सकता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद नहीं हुए थे तो इनमें से कौन सा वाला हिस्सा पाकिस्तान में था, तो भी आंसर होगा बलूचिस्तान। क्लियर होगी दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि उस समय 4 कमिश्नरी प्रांत दिल्ली, अजमेर मेवाड़ा, कुर्ग जो कि कर्नाटक में आता है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में आता है। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब भाई संविधान सभा बन गई, ये सब हो गया, तो अब बैठक की बारी आएगी। तो इनकी बैठक होती है, सबसे पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन है कि भैया 9 दिसंबर 1946 को कितने मेंबर्स थे, कौन अध्यक्षता कर रहा था, कितने क्या कहते हैं कितने भैया इसमें महिलाएं थी, ये सारे सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो इनको भी डिसाइड कर लेते हैं अपन। देखिए 1946 को जब पहली बैठक हुई तो संविधान सभा किसी को तो अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जो सबसे पहले बनाए गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। अब बात है कि इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही क्यों चुना गया अध्यक्ष, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक अगला पॉइंट याद रखिए, इस तरह से आता है। लेकिन हुआ ये कि पहली बैठक जब होती 9 दिसंबर 1946 को, तो मैंने भी आपसे कहा मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है। ठीक है, और याद रखिए मुस्लिम लीग में आते हैं टोटल 73 बंदे, है ना, 73 बंदे। अच्छा, इसका ये मतलब कतई नहीं है दोस्तों कि 73 मुस्लिम लीग का बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि 73 के 73 बंदे चले जाएंगे। ये बात अच्छे समझिए, मुस्लिम लीग बहिष्कार करेगी लेकिन इसके कुछ बंदे तब भी संविधान सभा में भाग ले रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। वो अलग बात है कि वो आखिरी में साइन नहीं करते, पर बैठते जरूर हैं। ठीक है, ये बात भी आप समझ जाएंगे, बस आप सुनते चले जाएं धीरे धीरे। अब देखिए हुआ क्या कि अब 9 दिसंबर को जब बैठक हुई, सच्चिदानंद जी को हमारे अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वहाँ के। तो पूछा यह जाता है कि भैया कितने, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया है तो इसमें आखिर मेंबर्स कितने आए। तो मेंबर्स जितने पहले बैठक में जितने मेंबर्स ने भाग लिया वो 207 थे। अब आप बोलेंगे सर 389 मेंबर्स कैबिनेट मिशन ने दिए थे 1946 में ही, और पहली बैठक में तो आंकड़े बिल्कुल उल्टे हैं, यहाँ तो 207 मेंबर ही मात्र बचे हुए हैं। और चलो मान लो मैं 73 मुस्लिम लीग को हटा भी दूं क्योंकि उसने बहिष्कार कर दिया था पहली बैठक का, तो 9 में से 3 गए 6, 8 में 7 गया 1, और ये 316 बच गए भैया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो 316 बचना चाहिए ना, तो अभी भी आंकड़े बहुत कम है, हम तो 207 मेंबर भाग ले रहे हैं, तो और कहाँ चले गए मुस्लिम लीग के अलावा। अब देखिए अभी ये 1946 है, 1947 नहीं आया है, और 1947 में हम स्वतंत्र होंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको। लेकिन इस बीच में जो देसी रियासतें थी उनका भी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था कि उन्हें भारत की तरफ जाना है कि पाकिस्तान की तरफ जाना है। और अभी आपको मैंने बताया देसी रियासतों से कितने लोग थे भैया, 93। ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना। ये क्लियर हो रहा है ना, 93 बच्चे थे। तो अब ये 93 भी यहाँ से हटा दो, और ऐसे ही बहुत सारे कारण थे जो नहीं आए थे, है ना। तो जब 93 भी हटा दोगे, आप 73 भी हटा दोगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे। उस चक्कर में सिर्फ बचेंगे 207, मतलब बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में रह गए कि भैया आज़ाद होने के बाद हमें जाना कहाँ है, इस वजह से भी नहीं पहुंचे। तो आपको याद रखना है, पहले अस्थायी अध्यक्ष बुजुर्ग होने की वजह से चुना गया किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद जी को। ठीक है, 9 दिसंबर को ये बैठक होती है, पहली बैठक होती है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम हो चुका है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, 207 मेंबर आए थे, और इसमें जितने भी देसी रियासत थे वो भी नहीं पहुंच पाए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बैठक में महिलाएं कितनी आई थी। तो याद रखिए पहली बैठक में जो महिलाएं आई थी वो थी 9। ओके, इतना 9 महिलाएं पहली बैठक में थी। आपसे पूछा जाए कि पूरे टोटल संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, है ना, कुल कितनी महिलाएं थी, बहुत ध्यान सुनिए, तो वो 15 थी। लेकिन पहली बैठक में जो आई, पहली बैठक में वो थी 9, टोटल थी 15, और जो पहली बैठक में आई वो थी 9। बस यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो आप मेरे ख्याल से इतना समझ चुके हैं कि क्यों कैसा हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं भैया यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों 11 दिसंबर, अब एक बैठक हो गई 9 दिसंबर को, अब आती है 11 दिसंबर 1946 को। अब भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। ठीक, फिर इनकी अगली बैठक हुई 13 दिसंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब बनाया गया, तो अगली बैठक यानी कि 11 दिसंबर को बनाया गया है। फिर तीसरी बैठक इनकी होती है 13 दिसंबर को, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव पेश करते हैं जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने 13 दिसंबर को
रखा ज़रूर है, लेकिन ये उस दिन पास नहीं होता है, ये पास होता है 22 जनवरी को। तो आप इसको समझ लीजिए कि आखिर उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, क्यों पास नहीं हुआ वहाँ पर, जबकि नेहरू जी ने रखा था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव ही है भारत की प्रस्तावना की आधारभूत शिला। ठीक है, यानी आप जो भारत की प्रस्तावना देखते हैं उसका आधार कहाँ मिलता है, उसका आधार जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ये क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है कि भारत की प्रस्तावना का आधार कौन है। तो याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उसी में भारत की प्रस्तावना की आधारभूत शिला थी, है ना। इस उद्देश्य में क्या क्या था भैया समझ लीजिए। इस उद्देश्य में ये लिखा गया था भैया कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, जो सरकारें संविधान लागू होने के बाद बनेंगी उनका उद्देश्य क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये उस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था। लेकिन बात है कि इसे उस दिन पारित नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखिए अंबेडकर साहब ने ये कह दिया कि भैया ऐसा है कि अभी इसे पारित करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो अभी है नहीं, है ना। तो हमें अभी इसे उनकी गैर हाजिरी में स्वीकारना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे सर मुस्लिम लीग का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं अम्बेडकर जी, है ना। तो अब वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। तो फिर बात है कि सर ये उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया, इसीलिए 22 जनवरी 1947, है ना। डेट देखिए ज़रा, ये थी 13 दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी ही लगेगा, तो 22 जनवरी 1947 को फिर इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया। क्लियर होगी बात। आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं अम्बेडकर जी ने किसने जो है पास करने से इसे मना कर दिया था, तो अम्बेडकर जी ने इसे मना कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं थी उस समय, इसलिए उन्होंने कहा था कि पास करना ठीक नहीं होगा। फिर इसे 22 जनवरी 1947 के अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब आप समझना ये कि आखिर अम्बेडकर जी ने मुस्लिम लीग का इतना जो है सपोर्ट क्यों किया, वो भी देखिए। देखिए होता क्या है कि अब अम्बेडकर जी के बारे में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, इन पे जितने भी सवाल बनते हैं उनको देखते हैं ना, हमारे एग्जाम के हिसाब से जो सवाल बनते हैं। इनको भी संविधान सभा में आना था, लेकिन संविधान सभा में इन्हें चुन के आना था, तो ये बॉम्बे सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि बॉम्बे से जब चुनाव लड़ते हैं तो ये हार जाते हैं। क्लियर है, वहाँ से आ ही नहीं पाते हैं ये। फिर इसके बाद ये मुस्लिम लीग की सहायता लेते हैं, और मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल के जैसुकुंडा, बंगाल में एक जैसुकुंडा जगह है, वहाँ से ये चुनाव जीत जाते हैं और संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं, बन जाते हैं। भाई संविधान सभा की यही है ना निर्माणकर्ता, तो इनको तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो बॉम्बे से तो हार गए, तो मुस्लिम लीग ने इनकी मदद करी, फिर बंगाल के जैसुकुंडा से ये चुनाव लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं और संविधान सभा में पहुंच जाते हैं। लेकिन दिक्कत सुनिए जरा, जैसुकुंडा बंगाल का है मैंने, फिर बंगाल का मालूम है ना आपको, डिवीजन होता है, बंगाल का डिवीजन होता है। तो इधर वाला पार्ट पश्चिमी बंगाल है, उधर वाला पार्ट जो है पूर्वी बंगाल है। ठीक है, और जब 1947 स्वतंत्रता दिवस आती है तो ये पूर्वी बंगाल जो रहता है मुस्लिम बहुल होने के कारण इसे पाकिस्तान ले लेता है। क्लियर हो रही बात। तो आज़ादी 1947 में जब मिली, तो आपको मालूम है ना हमारी कैबिनेट तो 1946 में बनी हुई थी, मतलब 1946 में हमारी संविधान सभा बन चुकी थी। लेकिन जब आज़ाद हुए 1947 में, तो बंगाल जो है दो भागों में बढ़ गया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, ये वाला पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब यही जो पूर्वी बंगाल है ना, ये वाला इसी में आता है जैसुकुंडा। तो अब जैसे ही 1947 टच होगा तो ये सीट चली गई पाकिस्तान के पास, और ये संविधान सभा तो इंडिया की है, और अगर ये इंडिया की संविधान सभा है तो पाक का थोड़ी ना सीट होगा, तो ये सीट ही खत्म हो जाती है। और जैसे ही ये सीट खत्म होती है, अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं अम्बेडकर, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर भैया अब बात है कि ये तो बहुत बड़े निर्माण करता है, और ये संविधान सभा में नहीं रहेंगे तो फिर संविधान का निर्माण कैसे होगा। तो यही डर किसको सताता है, सबसे पहले हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो रहते हैं BN राव, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसे बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से। BN राव संवैधानिक सलाहकार हैं, है ना। अच्छा, इनके बारे में भी बहुत सारी डाउट आती है, तो इनके बारे में भी मैं क्लियर करूंगा, इनके ऊपर सारे क्वेश्चन आते हैं। याद रखिए संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव है। तो होता क्या है कि जब BN राव को ये पता चलता है कि अरे इनकी तो सीट खत्म हो गई है पाकिस्तान का विभाजन होने की वजह से, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं कि भैया संविधान निर्माण में अम्बेडकर जी की योगदान बहुत जरूरी है। तो ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ में आती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुरंत बॉम्बे पत्र लिखते हैं, वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहते हैं बॉम्बे के उस समय BG खैर साहब, है ना। बहुत ध्यान सुनिए, वहाँ पर उस समय BG मतलब प्रधानमंत्री का वो चलता था, पद चलता था बॉम्बे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खैर को, जो बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, पत्र लिखा और कहा कि भैया बॉम्बे से संविधान सभा में जो है अम्बेडकर साहब का स्थान निहित करवाइए। तो वो तुरंत चुनाव करवाते हैं वहाँ पर, और जो है
अंबेडकर साहब का स्थान निहित होता है। लेकिन बात यह है कि सीटें तो लिमिटेड ही हैं और एक सीट तो पाक में जाने की वजह से पूरी खत्म ही हो गई है। अब नई सीट कहाँ से लाई जाए? अब नई सीट तो बनाई नहीं जा सकती थी, तो बात ये थी कि किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है अंबेडकर साहब को यहाँ अगर पहुँचना है तो किसी को तो हटना पड़ेगा। तो जो बंदा इस्तीफा देता है सिर्फ अंबेडकर जी के वापस आने के लिए, वो रहते हैं हमारे M.R. जयकर। देख रहे हो आप, M.R. जयकर इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, तो इनका पद खाली होता है। तो फिर और जैसे ही पद खाली होता है तो वहाँ से चुनाव लड़ करके बॉम्बे से अभी अभी अंबेडकर साहब आ ही रहे हैं, तो वो इनके पद पर आकर के बैठ जाते हैं और फिर से संविधान सभा के मतलब संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं और निर्माण में अपना योगदान देना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हुई है B.N. राव साहब की, तो B.N. राव साहब को सुनिए। देखिए, तो बात यह कि B.N. राव साहब का क्या, मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि वो संविधान सभा के सलाहकार थे। कईयों को ये डाउट हो जाता है कि क्या ये सदस्य भी थे, ऐसा। ध्यान सुनिए, ये जो आप B.N. राव सुन रहे हैं, B.N. राव साहब एक ICS ऑफिसर है, इंडियन सिविल सर्विसेज। ये एक अधिकारी हैं जो पेपर निकाल करके आए हैं, ऑफिसर हैं। और ऑफिसर मंत्री थोड़ी होता है, ठीक है। बाकी जितने भी संविधान सभा में ये एक मंत्री की तरह ही लोग हैं, है ना। संविधान सभा के ये सदस्य नहीं है, ये सिर्फ उनके सलाहकार हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, सदस्य नहीं है। सदस्य तो अंबेडकर जैसे लोग थे, ये सिर्फ सलाहकार थे। अब ध्यान सुनिए, अब आप एक सुनते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, है ना, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति अलग बात, लेकिन देखिए संविधान का एक प्रारूप तैयार हुआ था, जैसे हम कहते हैं ड्राफ्ट। तो कभी कभी आपने देखा भी है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले बंदे का नाम क्या है भैया? B.N. राव। ये वही अधिकारी हैं जो कि सलाहकार है ना। सारा प्रारूप इन्होंने तैयार किया है। तो फिर सर ये प्रारूप समिति क्या है? देखिए, अगर प्रारूप इन्होंने तैयार कर, प्रारूप का मतलब एक ऐसा पूरा पन्ना तैयार कर दिया, खूब सारे लिख करके उसमें सब कुछ बता दिया कि ये होगा। तो प्रारूप तो तैयार हो चुका है और प्रारूप तैयार करने वाला एक अधिकारी, इसका नाम B.N. राव है। तो अब क्या होता है कि प्रारूप समिति बनाई जाती है। प्रारूप समिति इसलिए बनाई जाती है कि भैया संविधान, ये जो प्रारूप तैयार किया है B.N. राव साहब ने, इस पर आप विचार विमर्श करें। ध्यान सुनिए, प्रारूप समिति प्रारूप नहीं बनाती है, प्रारूप बनाने का काम तो B.N. राव ने ऑलरेडी कर दिया है। मतलब वो इतने इंटेलिजेंट थे। ये देखिए जरा, संविधान का प्रारूप मतलब उसमें क्या क्या होगा, वो पहले कोई बनाने वाला बंदा लगभग B.N. राव है ना, उन्होंने सब बता दिया था। बस विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति बनाई जाती है कि भैया B.N. राव द्वारा बनाई गई इस प्रारूप को, इस रिपोर्ट को विचार विमर्श करिए सबके सब, है ना। इतने बड़े अधिकारी, देखिए जरा उनका दिमाग देखिए संविधान में कितना खतरनाक चलता था, ठीक है। अच्छा, B.N. राव साहब के बारे में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि भैया यही वो बंदे हैं, जैसे आपने सुना है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UNO की एक संस्था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के द हैग में है ना। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से कितने भी जितने भी जज गए हैं, उनमें से सबसे पहले जज जो गए हैं वो B.N. राव ही हैं। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबसे पहले जज भारत की तरफ से जाने वाले अपने B.N. राव साहब ही हैं। अच्छा ठीक है, अब आप सोचेंगे तो प्रारूप समिति का काम आपको समझ में आ गया, है ना। तो उनका काम था कि भैया B.N. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर, ड्राफ्ट पर जो है आप सब विचार विमर्श करें, ठीक है। तो अब देखिए प्रारूप समिति बनाई गई, तो प्रारूप समिति को आप कभी कभी क्वेश्चन में देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, और कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है पांडुलेखन समिति, ये भी बोल दिया जाता है भैया उसमें। तो अब होता क्या है कि देखिए, अब क्या है कि ये जो रिपोर्ट बनी है, जो ड्राफ्ट बना है, इस पर विचार विमर्श करना है तो एक समिति बनाई जाएगी। तो उस समिति को बनाया जाता है 29 अगस्त 1947 को, है ना। ये देखिए 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए, अंबेडकर साहब वापस सीट पे आ गए, और है ना आपने देख ही लिया उनका कैसा स्ट्रगल रहा है, कैसे आए हैं वापस। और 29 अगस्त 1947 को अब भाई संविधान बनाना शुरू करना है। तो B.N. राव साहब ने एक प्रारूप, एक रिपोर्ट तैयार करी है, तो पहले उस रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो उसकी समिति बनाई गई, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, और उसके अध्यक्ष बनाए गए अंबेडकर साहब को। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आपसे पूछा जाए कि प्रारूप किसने तैयार किया? B.N. राव साहब ने। B.N. राव साहब क्या सदस्य थे? नहीं, वो सलाहकार थे, वो एक अधिकारी थे। लेकिन जो प्रारूप पढ़ने के लिए जो समिति बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अच्छा, अब ये पूछा जाता है, कई लोग को ये डाउट हो जाता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये संविधान सभा नहीं है, ये प्रारूप समिति है ना। ये प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बनाए गए हैं।
ठीक है, इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जा चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर बनाए गए हैं। अब ये जो है ये डिसाइड करने वाले हैं भैया सारा कुछ। तो बी आर अब कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्रारूप समिति में आखिर सदस्य कितने थे, तो याद रखिए 7 सदस्य थे, और सातों के सातों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा भैया इनमें से कौन नहीं था। तो सातों याद याद रखिए नाम, क्योंकि सारे के सारे ही पूछे जाते हैं भैया। अब देखिए सातों नाम कौन कौन से, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, और इन सातों पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इन पर ही बात करेंगे संविधान सभा के, है ना। अब प्रारूप समिति के हमारे 7 सदस्य ये रहे। 7 सदस्य बी आर अम्बेडकर को मिला के थे, तो बी आर अम्बेडकर तो आपको मालूम है समिति के अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा कौन थे भैया, एक थे गोपाला स्वामी अयंगर, एक थे कृष्ण स्वामी अयंगर, एक थे मोहम्मद सादुल्ला, एक थे के एम मुंशी, एक थे टी टी कृष्णमाचारी और एक थे माधव राव। अब इन पे क्या क्या क्वेश्चन आता है वो सुनिए। पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम लीग का सदस्य कौन था, तो वो थे मोहम्मद सादुल्ला। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, ये चल रहा है 1947, ठीक है, और आपको मालूम है पहली ही बैठक जो 9 दिसंबर में हुई थी उसी में मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार कर दिया था, है ना। उसी में जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। तो बहिष्कार करने के बाद भी मैंने आपसे कहा ना, मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है लेकिन उसके कुछ मेंबर अभी भी रहते हैं, तो उन्हीं में से एक मोहम्मद सादुल्ला हैं। ये बैठक में भी रहेंगे, सब में रहेंगे, हाँ, लेकिन जब साइन करने की बारी आएगी तब ये साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कह देंगे ये कि मैं इस संविधान को नहीं मानता। भाई मुस्लिम लीग के हैं, मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन बस वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको भाई जहां से वो आते हैं उसको उस चीज को मानना है उनको। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको बस ये बताना चाह रहा हूं मैं कि मुस्लिम लीग के हटने का मतलब ये नहीं कि 73 के 73 बंदे हट गए। मुस्लिम लीग के हटने का मतलब है हाँ भाई मुस्लिम लीग गई लेकिन कुछ बंदे रहे, उनमें से एक एग्जाम्पल है आपके मोहम्मद सादुल्ला साहब। इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम लीग का सदस्य कौन था, तो मोहम्मद सादुल्ला थे, और ये एकमात्र मुस्लिम भी थे, ये भी देख लीजिए यहां पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनता है भैया, सबसे प्यारा क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र कांग्रेस का सदस्य कौन था। अरे अब ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मुस्लिम लीग के मोहम्मद सादुल्ला को अगर हटा दो तो बाकी आपको जितने भी ये दिख रहे हैं 3-3 यानी कि 6 मेंबर सबके सब तो कांग्रेस के थे, है ना। लेकिन देखिए इस बात को समझिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं मैं इस बात को। आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आया भी है और देखा भी गया है कि पूरे संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो टोटल 208 थे, ठीक है। मतलब कांग्रेस की तरफ से कितने लोग थे, 208। कांग्रेस की तरफ से बोला है मैंने, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से कितने मेंबर्स थे, ये थे करीब करीब 208, लेकिन इन 208 में से 30 ऐसे थे जो उसके मेंबर्स नहीं थे, बस उसकी बैनर की वजह से, मतलब उसके बैनर के नीचे लड़ करके आए थे, जिसमें से कि भीमराव अंबेडकर एक ऐसे हैं, है ना। आपके ये जो मैंने आपको अभी अभी नाम दिए ना, ये जितने यहाँ पर लिखे हुए, ये देखिए आप देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी और टी टी कृष्णमाचारी और माधव राव, ये जितने भी मेंबर आप देख रहे हो ये सारे के सारे हैं तो कांग्रेस के, नो डाउट, लेकिन सिर्फ के एम मुंशी ही ऐसे हैं जो इनके वाकई सदस्य हैं कांग्रेस के, है ना। एकमात्र यही सदस्य है, और बाकी टी टी कृष्णमाचारी, माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाला स्वामी अयंगर और बी आर अम्बेडकर, ये सब उनमें आते हैं जो कि मेंबर नहीं हैं, सिर्फ बैनर के नीचे लड़ करके आए हैं। इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है कि भैया एकमात्र सदस्य कौन था, तो आपको याद रखना है कि एम मुंशी। तो क्वेश्चन फिर से क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए। टोटल पूछा जाए कि कांग्रेस की तरफ से कितने थे, 208, ठीक है। इनके बैनर के नीचे लड़ करके आने वाले 30। प्रारूप समिति जो 7 नंबर की समिति है, एकमात्र सदस्य कौन है जो बिल्कुल सदस्य है परमानेंट, तो वो है के एम मुंशी, एकमात्र सदस्य हैं। और बाकी जितने भी आपको दिखते हैं ये सारे के सारे उसके बैनर के नीचे जीत करके आए हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग से आने वाले ओनली मुस्लिम, दोनों का आंसर मोहम्मद सादुल्ला। सिर्फ मतलब परमानेंट कांग्रेस का मेंबर इस प्रारूप समिति में के एम मुंशी, बाकी सारे के सारे मेंबर से आए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भैया यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णमाचारी के बारे में, टी टी कृष्णमाचारी के बारे में क्वेश्चन यही आएगा कि ये किसकी जगह पर आए थे, तो ये आए थे खेतान साहब। देखिए इसमें पहले खेतान साहब थे, लेकिन खेतान साहब का क्या होता है, निधन हो जाता है, तो इनके निधन के बाद जो मेंबर आता है उसी का नाम कृष्णमाचारी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेतान की जगह पर जो मेंबर आते हैं उनका नाम क्या है, कृष्णमाचारी। या कृष्णमाचारी जिस मेंबर की जगह पर आते हैं, किस मेंबर के देहांत के बाद आते हैं, तो वो होता है खेतान। क्लियर हो गई बात। चलिए साहब आगे चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब अम्बेडकर साहब की बात हुई तो 2 किताबें इनकी याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक है हिंदू धर्म की पहेलियाँ, है ना, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, और एक है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों किताबें बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं और बिल्कुल पूछा जा सकता है भैया, है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब। अब देखिए, अब होता यह है कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इतनी सारी संविधान सभा की बैठकें होती हैं तो आखिर कितनी बैठकें हुई, कितनी अधिवेशन हुई, तो इनके टोटल अधिवेशन होते हैं 12,
है ना। कई लोग बोल देते हैं 11, लेकिन इसे 11 + 1 12 मानिए, टोटल 12 क्यों है। टोटल ये 11 + 1 का आंकड़ा कैसे है? होता क्या है कि जो इनकी अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा, आपको पता ही है ये बात। उससे ठीक 2 दिन पहले इनकी आखिरी बैठक होती है, 2 दिन पहले इनकी आखिरी बैठक, यानी 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होती है, बिल्कुल अंतिम बैठक होती है। और इसी अंतिम बैठक को अगर मैं काउंट कर दूं, है ना, तो इसे कहते हैं 12, और अगर इसे काउंट ना किया जाए इस अधिवेशन को तो इसे कहते हैं 11। और ये बात आपको क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बताई जाएगी, पूरा टोटल पूछ ले तो आपको 12 ही मार्क करना है, ये ध्यान रखिए। चलिए साहब, अब ये तो हो गया भैया। अब क्वेश्चन आता है महिलाओं के बारे में, बहुत सारी चीजें आती है। तो मैंने आपसे कहा भैया 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान की पहली बैठक हुई थी, कितने मेंबर थे? 9 दिसंबर, 9 ही महिलाएं भी थी। लेकिन संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी ये पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाता है आपका 15। क्लियर है। फिर संविधान सभा के एकमात्र, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल। ठीक, बेगम अय्याज रसूल इसकी एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसमें थी। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, आप नोट भी करते जाएंगे इस बात को। अब बात करते हैं भैया 26 नवंबर 1949, ये डेट तो बिल्कुल आप रट डालो, अपने दिमाग में बैठा डालो, इससे इतने क्वेश्चंस बनने वाले हैं कि मतलब आपने हर जगह देखा, और आपके सारे डाउट में बिल्कुल हटाऊंगा क्योंकि मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। ठीक, अब 26 नवंबर 1949 की कहानी क्या है? 26 नवंबर 1949 वो डेट है जिस दिन हमारा संविधान जो है पार्शियली लागू हुआ, यानी कि आंशिक रूप से लागू हुआ, यानी कि संविधान के कुछ हिस्से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, अभी 1950 लगेगा और फिर पूर्ण संविधान लागू होगा। अब देखिए बात यह कि ये 26 नवंबर 1949 को, अब जब क्योंकि अपन ने इससे 26 नवंबर को आंशिक रूप से इसे लागू कर दिया है संविधान को, तो 26 नवंबर को इसीलिए हम विधि दिवस मनाते हैं। याद रखिए, तो कई बार क्वेश्चन आया विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर को। भाई क्यों मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो पार्शियली रूप से, आंशिक रूप से इसका कुछ हिस्सा लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। लेकिन बात है कि किसने सुझाव दिया था विधि दिवस मनाने का 26 नवंबर को, जब ये आंशिक रूप से लागू होता है? तो ये भी नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन सब बन चुके हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। और ये है भैया लक्ष्मी मल सिंघवी, इनकी एडवाइस पर ही 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अब अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि 26 नवंबर को जब आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, ठीक है, हुआ, तो संविधान लागू होने का मतलब है आर्टिकल लागू हुआ, तो उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे आंशिक रूप से? भाई क्योंकि सारा तो हुआ नहीं, तो आंशिक रूप से कितने लागू हुए? तो याद रखिए 16 लागू हुए। लेकिन कई लोग आंसर में आपको 15 भी मिलेगा और इसका आंसर 15 भी हो जाता है, तो सर फिर आप 16 क्यों बता रहे हो? देखिए 16 और 15 का आंकड़ा समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, 26 नवंबर की कहानी ऐसी, 26 नवंबर को ये कहा गया कि जब आंशिक रूप से लागू होगा तो उस दिन कहा गया, उस दिन जो आर्टिकल लागू हुआ, आर्टिकल लागू होगा, संविधान लागू होने का मतलब आर्टिकल लागू होगा, तो उस दिन सिर्फ एक आर्टिकल लागू हुआ जिसे कहते हैं आर्टिकल 394। अब आप सोचेंगे ये क्या मतलब हुआ? देखिए आर्टिकल 394 ये कहता है कि 26 नवंबर को आंशिक रूप से 15 आर्टिकल लागू किए जाएंगे। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 394 कहता है कि 26 नवंबर को टेम्परेरी रूप से, यानी आंशिक रूप से कुछ भाग में 15 आर्टिकल, सिर्फ उस दिन 15 आर्टिकल, 394 आर्टिकल के तहत 15 आर्टिकल है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं 394 को मिला लूं, क्योंकि भाई ये भी तो एक आर्टिकल है, तो कितने आर्टिकल हो गए? 16। तो अब इसका आंसर कैसे होगा भाई? 15-16 में क्लियरिटी कैसे आएगी? आपसे अगर पूछा जाए कि 26 नवंबर को कितने आर्टिकल लागू हुए, तो 394 और प्लस उसके अंदर के 15, तो आपको 16 ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 के तहत 49 को आर्टिकल 394 के तहत कितने हुए, तब इसको नहीं गिनना है, तब तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। ये बात क्लियर हो गई। 26 नवंबर को बोलूं तो पूरा गिन देना, पूरा गिन देना, 16 बोल देना। और जब मैं आपसे सिर्फ बोलूं कि 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 394 लागू हुआ, तो 394 के तहत कितने हुए, तब आपका आंसर आ जाएगा 15। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, आर्टिकल 394 के बारे में एक चीज और बता दूं आपको। अब कई लोगों के पास ये आता है सर कि तो फिर बाकी आर्टिकल्स जो हैं लागू होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? आपने ये तो बता दिया कि आर्टिकल 394 में ये लिखा है कि 26 नवंबर को जो है हम 15, इसके तहत जो 394 के तहत 15 आर्टिकल लागू करेंगे, और इसको मिला ले तो 16 आर्टिकल हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई आर्टिकल है क्या 394 की तरह, जहां पे लिखा हो कि अब बाकी सारे आर्टिकल, यानी पूरा का पूरा जो संविधान है वो बाद में लागू होगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो वो भी यही आर्टिकल है। क्लियर है। इसी में लिखा हुआ है कि पूर्ण संविधान भी लागू होगा लेकिन 26 नवंबर को, लेकिन इसी में लिखा हुआ है कि आंशिक रूप से लागू होगा लेकिन 26 नवंबर को। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, है ना। इसी में दो बातें लिखी हुई है, इसमें लिखा है कि आंशिक रूप से 26 नवंबर को लागू होगा,
ठीक। और ये करीब करीब 15 आर्टिकल लागू होंगे और इसी में लिखा हुआ है कि पूर्ण रूप से ये 26 जनवरी को 1950 को लागू होगा। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों बातें कहाँ लिखी हैं, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, तो दोनों ही लिखी हुई हैं आर्टिकल 394 में। लेकिन आर्टिकल 394 खुद कब लागू हुआ है, तो ये खुद 26 नवंबर को लागू हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। 26 नवंबर को पूछूं तो 16 बोल देना। आर्टिकल 394 के तहत आंशिक रूप से कितने हुए, तो 15 बोल देना। आर्टिकल 394 किसके तहत आया, मतलब किस दिन आया, 26 नवंबर 1949 को ही आया। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, तो ये भी आर्टिकल 394 में लिखा है। क्लियर होगी ये बात दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किस तरह के आर्टिकल जो है 394 में आंशिक रूप से लागू किए गए थे, वो जो 15 की बात होती है, तो उनमें से कुछ जान लीजिए। जैसे नागरिकता संबंधी जितने भी आपके आर्टिकल है 5, 6, 7, 8, 9, ये नागरिकता संबंधी, ये भी उसी दिन मतलब 26 नवंबर को ही लागू हुए। ये जितने भी आर्टिकल नीचे लिख रहा हूँ ना मैं, ये सारे के सारे, ये सब के सब ये आंशिक रूप से लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। ये उन 15 आर्टिकलों में से हैं। और प्रेसिडेंट की शपथ देखिए आर्टिकल 60 में आती है, यानी राष्ट्रपति की शपथ, ये भी उस दिन लागू हो गया था, आंशिक रूप वाले दिन ही, 26 नवंबर को ही। 366, 367 में आपको मालूम ही है क्या लेता है, इंटरप्रिटेशन है, यानी कि किस शब्द का संविधान में क्या मतलब समझा जाएगा। ये सारी डेफिनेशन वर्ड्स की जो है वो आर्टिकल 367 में लिखी है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन वाला। भाई इसी में, और इसी दिन आया था आर्टिकल 380 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 380 इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम राष्ट्रपति। अब अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इनका मतलब क्या है, निर्वाचित होने से पहले 2 साल की अवधि तक अस्थायी राष्ट्रपति। अब ये क्या मतलब होता है अस्थायी राष्ट्रपति। देखिए हुआ क्या कि आपको मालूम है ना कि अपना जो चल रहा था 1947 से हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन और हमने जो संविधान लागू किया वो 1950 में लागू किया है। ठीक है, 1950 में हमने संविधान लागू किया है और 1947 से हमारा जो संविधान शुरू हुआ था। तो ये बीच का समय जो है भाई, इसमें कौन तब तक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बीच का समय खाली है, तो इसमें एक काम करते, तब तक हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही हमारे अस्थायी राष्ट्रपति बना देते हैं। अब आप बोलेंगे सर अस्थायी राष्ट्रपति क्यों बनाया, डायरेक्ट ही तो पूरा बना लेते हैं, वहाँ पे अस्थायी की जरूरत क्या। देखिए ध्यान से सुनिए, हम क्या करने वाले हैं, 1950 को भैया संविधान लागू होगा, और संविधान लागू होने का मतलब है कि अब राष्ट्रपति भी चुनाव से आएगा, निर्वाचन से आएगा, है ना। और इससे पहले जब चुनाव नहीं हुआ था इसीलिए उसे अस्थायी कहा गया था, वरना अगर हम इन्हें ही स्थायी कर देंगे तो हमने अपनी संविधान का उल्लंघन कर दिया ना। तो 1950 में जब संविधान लागू हो जाएगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए पहले उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। वो बात अलग है कि कोई भी उम्मीदवार आता नहीं है, सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी ही आते हैं उम्मीदवार, सिर्फ यही रहते हैं, इसीलिए इन्हें निर्वाचित करके बनाया जाता है। तो कभी भी लिखा हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे, मनोनीत हुए थे, तो ये मत सोचना कि उन्हें मनोनीत कर दिया गया था क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। संविधान का बिल्कुल पालन किया गया है। टिकट मंगाए गए थे, यानी उम्मीदवारों को मंगाए गए थे, भैया कौन कौन बनना चाहता है, उनमें किसी ने दिया ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, इसीलिए वो निर्वाचित होकर के बने हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि संविधान लागू हो चुका है। और संविधान से पहले तक अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति कैसे थे वो, तो वो अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति थे। और किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि अस्थायी यानी एंटरिम यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति रहेंगे, तो वो आर्टिकल 380 है। और ये 380 वाला आर्टिकल भी किस दिन लागू हो गया भैया, 26 नवंबर को, जब हमारा आंशिक रूप से जो संविधान लागू हो रहा था। और ये उन्हीं 15 आर्टिकलों में से एक आर्टिकल है 380। क्लियर होगी बात, जो कि लिखा हुआ है आर्टिकल 394 में। आप पूरा कनेक्शन बिठा पा रहे होंगे, तो आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस की। भैया इसी दिन हमारा चुनाव आयोग जो कि 324 आर्टिकल में लिखा है वो भी इसी दिन आया। तो भाई नागरिकता आ गई, शपथ आ गई प्रेसिडेंट की, भाई इंटरप्रिटेशन आ गया, 380 इंटरिम प्रेसिडेंट आ गया जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि भाई जब तक लागू नहीं होता तब तक ये अस्थायी रूप से रहेंगे, लागू होने के बाद फिर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि चुनाव के बाद भी यही एक बचते हैं उम्मीदवार, तो इन्हीं को निर्वाचित कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात इतनी दोस्तों। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि 26 नवंबर को लक्ष्मी मल सिंघवी के कितने चाहिए सलाह पर हम विधि दिवस मना रहे थे। अब हुआ क्या कि अभी अभी की बात है, डॉक्टर अंबेडकर की जब 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उनका जन्म दिवस जब मना रहे थे, तो एक संसद बुलाई गई। संसद के अधिवेशन में तय किया गया कि भैया जो विधि दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि हमारा 26 नवंबर को आंशिक रूप से जो संविधान लागू हुआ था, उस उपलक्ष्य में लक्ष्मीकांत सिंघवी की एडवाइस पर हम जो विधि दिवस मनाते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर हो गया। तो आपके पास भयंकर सारे क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज इस बात से हैं कि ऑप्शन में आपको 26 जनवरी 1950 मिलेगा, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 26 जनवरी ही तो नहीं है संविधान दिवस, क्योंकि 24 और 26 नवंबर तो क्योंकि विधि दिवस है। तो याद रखिए 26 नवंबर ही विधि दिवस था
और उसी को 125वीं वर्षगांठ में अब संविधान दिवस बना दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस इससे पूर्व कैसा मनाया जाता था? विधि दिवस के रूप में। किस दिन विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? तो आपको याद रखना, B.R. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई तो हमने देखा, अच्छा अब आपको ये समझना होगा कि भाई ये अंतरिम रूप से और ये पूर्ण रूप से, मतलब आधा और ये पूरा, ये आखिर आंकड़ा क्यों बिठाया गया है? इसका समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। आपको मालूम है कि लाहौर का एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर का एक अधिवेशन हुआ था 1929 की बात कर रहा हूं, बहुत पीछे जाना है अब आपको। लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस ने साफ घोषणा कर दी थी कि हम 26 जनवरी, इन्होंने एक डेट चुन ली थी कांग्रेस वालों ने 1929 में, सब लड़ रहे थे भाई आज़ादी के लिए, सब बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें ये डिसाइड किया कि भाई 26 जनवरी को ही हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे अपना। ये उन्होंने अपने लिए पहले से डिसाइड किया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 26 जनवरी 1930, जिस दिन 1929 में इन्होंने डिसाइड किया, और उन्होंने 1930 में 26 जनवरी में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। ध्यान से देखो जरा, गणतंत्र नहीं, स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हम सब आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। अब आज़ाद हुए तो हमने इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया भैया। तो भाई अब ये वाला स्वतंत्रता दिवस तो गया ना, और ये तो चीज़ें इतिहास में जुड़ी हुई थी, तो हमारे इतिहास को याद रहे हमें, हम कभी भूल ना जाएं कि हमने 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस बात को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए इन लोगों ने तय किया कि एक काम करते हैं कि ठीक है भाई, हमारा संविधान निर्माण हो चुका है, हम मानते हैं कि हमने संविधान अंगीकृत कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी एक काम करो, अब 26 नवंबर तक हमारा पूरा बन चुका था, लेकिन हम लोग फिर भी वेट करते रहे, और ये 1949 को हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, अब एक काम करते हैं, कुछ तो आज लागू कर देते हैं और कुछ फिर 26 जनवरी को कर देंगे। तो 1949 है ये, फिर इसके बाद 1950 लग जाएगा, 1950 का जनवरी आएगा, जनवरी में भी 26 आएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी तो हमारी वही डेट है जो हमने अपने इतिहास में, जब हम फाइट करते थे इंडिया के लिए, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो उन्होंने कहा कि उस दिन को याद रखने के लिए एक काम करो, अभी आंशिक रूप से क्योंकि कंप्लीट हो गया है संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को मतलब कुछ हिस्सा लागू कर दो, लेकिन अपने लाहौर अधिवेशन को हमेशा याद रखने के लिए पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू करना। और 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों बातें किस आर्टिकल में लिखी हुई है साहब? 394 आर्टिकल में। आप पूरा कनेक्शन बिठा पा रहे हैं, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बंदो। कहीं कोई डाउट हो जाए तो आप बिल्कुल कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको उसका जवाब भी दूंगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ आंशिक रूप से बना जाता है और कुछ आंशिक रूप से लागू हुआ था और कुछ पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई आपके दिमाग में, BN राव और ये सब आपने क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं, है ना? आपको 26 नवंबर क्लियर हो चुका है, बहुत बिल्कुल क्लियर कट रहना, कहीं दिक्कत आए तो वीडियो को वापस सुनिए। 26 नवंबर क्लियर हो गया अपने को, 26 जनवरी अपने को क्लियर हो गया, ये 1949 वाला था, ये 1950 वाला था। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे हमारा 26 जनवरी, है ना, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन हम गणतंत्र बन गए, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसे। 26 जनवरी डेट की चुनी, लाहौर अधिवेशन 1929 वहाँ पे डिसाइड किया गया था, ये बात क्लियर होगी। तो उसके उपलक्ष्य में हमने 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान कर दिया। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाना था, मतलब जिस दिन संविधान लागू होना था, उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 की। ठीक है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये सुनना है। देखिए, 24 जनवरी वो डेट है जब हमारी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 1946 से शुरू हुआ था, सोच लो जरा, और 1950 में आते आते हमारी अंतिम बैठक होती है। और इसी बैठक को मिला करके हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं? 12 बैठकें, 12 अधिवेशन होते हैं इनके। ठीक है, अब बात ये आती है कि 26 जनवरी को जब संविधान कंप्लीट हो चुका है तो कितने लोग हैं जो साइन करते हैं? तो याद रखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पहली स्लाइड में बता दिया था कि 284 मेंबर्स जो हैं साइन करते हैं। आज़ाद जब होता है तो 299 बचते हैं, आज़ादी से पहले 389 रहते हैं, है ना? ये 389 आज़ाद होने से पहले कैबिनेट मिशन के तहत, मुस्लिम लीग का बहिष्कार करने और आज़ाद होने के बाद हमारे पास 299, है ना? और हमारे जितने साइन करते हैं वो 284 मेंबर हैं। साइन करने में भी कई सारे सवाल आते हैं। इसमें सवाल कैसे आएंगे भाई कि जब साइन हुआ तो पहला साइन किसने किया और आखिरी साइन किसने किया? तो याद रखिए, जो पहला साइन है वो हमारे स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। संविधान में सबसे पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला साइन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो अंतिम किसने किया? हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
है ना, जो हमारे बाद में जो पहले हमारे अंतरिम राष्ट्रपति रहते हैं आर्टिकल 380 के तहत, जब तक संविधान लागू नहीं होता है, और बाद में यही निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहते हैं। इन्होंने ही आखिरी हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा में, पहला हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब चलिए आगे समझते हैं इस बात को थोड़ा सा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं। हाँ, अब क्योंकि अब आपको ये समझ में आना, ये लगना लगा होगा कि भैया आखिर ये हुआ कैसे। आपको ये तो समझ चुके हो, आपकी 324 कैसे बचे मुस्लिम लीग के हटने के बाद से, है ना। देखिए, कई लोग को डाउट हो जाता है कि सर, जब हम बोलते हैं कि कैबिनेट मिशन में 389 लोग थे, और आप बोलते हो कि जो मुस्लिम लीग था वो चला गया, है ना, मुस्लिम लीग जो चला गया, आप ऐसा बोलते हो, तो मुस्लिम लीग में 73 लोग थे। जब मुस्लिम लीग चली गई, 73 लोग चले गए, तो 316 ही बचे। ये बात समझ में आ रही है। तो 316 बचने चाहिए ना, ये 324 कैसे बच रहे हैं? आप याद रख लो इस बात को, मुस्लिम लीग के जाने के बाद जो मेंबर बचे वो 324 हैं। लेकिन आपका डाउट सही है कि सर 73, तो मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है भाई। 73 के 73 पूरे नहीं गए हैं, मुस्लिम लीग गई। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सारे बंदे चले गए, कुछ बंदे थे, है ना। आपको याद भी होना चाहिए कि उनमें से कई सारे बंदे मुस्लिम जो थे, याद है प्रारूप समिति में मोहम्मद सादुल्ला साहब थे प्रारूप समिति में, ऐसे ही नुसरत मोहानी थे, ये सब मुस्लिम लीग के हैं। तो मुस्लिम लीग तो चली गई, लेकिन ये बंदे बराबर बैठक में बैठते रहे। लेकिन याद रखिए, ये बंदे बैठे रहेंगे, लेकिन ये अंतिम रूप से साइन नहीं करते हैं। क्लियर है ये बात, है ना। तो इसको समझ जाइए। तो आप देख रहे हैं 316 बचते हैं मुस्लिम लीग के जाने के बाद, अगर 73 हटा दो तो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मेंबर रह जाते हैं, इसलिए 16 से ज़्यादा बचता है, 324 रहते हैं। तो 389 में से मुस्लिम लीग चली जाए तो याद रखिए आंसर ऑप्शन 324 हो जाएगा। कितने लोगों ने साइन किया? 284 हो जाएगा। कितने लोग आज़ादी के बाद बचे? ये देखिए लिखा भी है, 15 अगस्त 1947 जब हम आज़ाद हुए तो कितने लोग थे? 299 मेंबर्स थे। ये बात क्लियर हो गई, है ना। अब आपको मालूम है ना 299 मेंबर है, लेकिन साइन कितने लोग कर रहे हैं? 284 लोग कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि 299 से 284 अब ये कम कैसे हो गया भैया, है ना। ये कम क्यों है? क्योंकि मालूम है ना, मुस्लिम लीग है लेकिन साइन नहीं कर रही है। क्लियर हो गया। तो मुस्लिम लीग होने की वजह से 299 दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के सारे मेंबर हटा दोगे तो जिन्होंने साइन नहीं किया तो 284 बच जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं माना? क्योंकि उनका मानना था कि भैया ये संविधान पर हस्ताक्षर हम नहीं करेंगे, हम इस संविधान को नहीं मानते। हाँ, हमने बनाने में मदद कर दी, आपको समझाने में ये दुनियादारी फला फला की बात है। ठीक है भैया। तो 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। ये बहुत अच्छे सुन लो, 1950, 26 जनवरी 1950 को वो राष्ट्रपति नहीं बने हैं, वो राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए हैं 24 जनवरी 1950 में। ये बात समझ में आ रही है आपके, है ना। अंतिम बैठक में ही उन्हें निर्वाचित कर लिया गया था। बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि 26 जनवरी को चुने गए थे, बिल्कुल नहीं चुने गए थे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, मैंने इसमें संविधान के सारे क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए हैं। और बंधु, अगला वीडियो में जो लाऊंगा वो प्रस्तावना पे रहेगा, उसके सारे सवालों को देखेंगे इसी तरह से। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो फटाफट से एक रेड बटन है सब्सक्राइब का, बिल्कुल दबा दो, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी वीडियो लाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं, पढ़ लेते हैं इस बात को भी। अच्छा, अब एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। कहीं जगह आप डाउट में है संविधान सभा को लेकर के। ठीक है, संविधान सभा को लेकर के सबको बहुत डाउट हो जाता है। क्यों? देखिए, संविधान सभा दो काम करती थी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपको दिखेगा कि जेवी मावलंकर भी तो इसके अध्यक्ष थे, तो फिर ये अध्यक्ष कहाँ से आ गए संविधान सभा के? तो संविधान सभा दो काम करती थी बंदो। कौन कौन से दो काम थे भैया उनके? एक काम था उसका संविधान निर्माण का, क्योंकि संविधान सभा बनाई उसके लिए गई है, तो और एक काम था उसका संसद के रूप में। ये भी देखिए जरा, जो संविधान सभा के मेंबर्स हैं वो संविधान निर्माण का काम करते थे सुबह, और शाम को करते थे वो संसद का काम। ये क्लियर होगी, दो शिफ्ट में वो काम करते थे। वही मेंबर अब संसद बन गए हैं, और अगर वो संसद है तो वो कानून बना सकते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। और एक तरफ वो संविधान निर्माण में काम भी कर रहे थे और एक तरफ कानून भी बना सकते थे, तो वही लोग थे सब कुछ। तो जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष होते हैं, और जब संविधान सभा संसद का काम करने लगती है तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते हैं। फिर से बोल देता हूं, संविधान सभा के दो काम थे बंदो, एक था संविधान निर्माण का और एक था संसद का। तो जब वो संविधान निर्माण का काम करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष रहते हैं, और जब वही संविधान सभा संसद का काम करती है तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए भाई, अब अगले में आ जाते हैं। तो आपने देखा संविधान, अब एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान का शीर्षक क्या है? जो भारत का संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसका शीर्षक है क्या? तो और ये किस आर्टिकल में लिखा? तो आर्टिकल भी बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। आर्टिकल 393, बिल्कुल याद रख लीजिए, इसी में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। ओके, ये बात है ना। मतलब पूछा जाए कि संविधान का शीर्षक क्या है, उसका टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल क्या रहता है कि भारत का संविधान, है ना। यही है इसका आंसर। ये और ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट 393।
394 तो आप समझ चुके हैं भैया, 26 नवंबर को आया था। इसमें लिखा हुआ था कि भैया जो कुछ आर्टिकल है वो 16 आर्टिकल जो है 394 को अगर हम मिला लें, है ना, 394 को अगर मिला लें तो 16 आर्टिकल ये 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू हुए, ठीक है। और जो इसके बाकी आर्टिकल है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, ये बात आप समझ चुके हैं। 393 आप समझ चुके हैं कि इसमें भारत का संविधान है ना। 380 आप समझ चुके हैं, उसमें अंतरिम प्रेसिडेंट है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल कवर किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बंदो बिल्कुल अपने आप इसको अच्छे से देख लो। भारत, अब देखिए, क्योंकि भारत हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तब तक देश की जो व्यवस्था है कैसी रही, किसने देखा इसको? मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि भाई 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, तो भाई अब इतने साल जो बीच के रहे इसमें हमारा काम कैसे चला? हम किसके तहत जो है हमारा भारत का शासन चल रहा था, कौन चला रहा था? क्योंकि संविधान तो बन रहा था, तो संविधान तो बाद में लागू हुआ। तो याद रखिए हमारा एक एक्ट आया था, है ना, भारतीय अधिनियम 1947। इसमें एक बात लिखी गई थी कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि देश की आज़ादी के बाद, है ना, देश की आज़ादी के बाद, जब तक देश की आज़ादी मतलब 1947 में हो चुकी है, तो तब तक नए संविधान लागू नहीं हो जाता है, जब तक तब तक अधिनियम 1935 दिख रहा है, हम 1935 एक्ट अधिनियम 1935 के तहत भारत का शासन चल रहा था जब तक संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन ये बनेगा कि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक भारत का शासन कैसे चल रहा था? तो आपको याद रखना भारत का शासन चल रहा था अधिनियम 1935 के तहत, और अधिनियम 1935 के तहत चलेगा ये किस अधिनियम में लिखा हुआ था, तो फिर उसके लिए भी अधिनियम याद रखिए, भारतीय अधिनियम 1947, ठीक है। तो भारतीय अधिनियम 1947 में लिखा था कि जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक जो है हमारा जो कार्यभार है, शासन जो है वो अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। लेकिन बात है कि संविधान लागू हो गया, तो भाई जब संविधान लागू हो गया है तो ये पुराना जो शासन चल रहा है इसे खत्म करना पड़ेगा। तो इसको भी खत्म करने के लिए फिर एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 395। और बंदो आर्टिकल 395 हमारे संविधान का सबसे अंतिम आर्टिकल है, ठीक है। और इसी आर्टिकल में लिख दिया गया कि जिस दिन लागू हो जाएगा हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन भारतीय अधिनियम 1947 खत्म कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये खत्म कर दिया जाएगा तो भारतीय अधिनियम 1935 भी अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई पुराने शासन खत्म करने पड़ेंगे, तब तो आप नए शासन के हिसाब से चलेंगे। हमने संविधान इसीलिए बनाया ना ताकि हमारा संविधान, हमारा शासन हमारे संविधान के हिसाब से चले, इनके हिसाब से थोड़ी ना चलाना है हमें। ये बात क्लियर होगी। तो जब पुराना चलता है उसे खत्म करना पड़ता है, और जब खत्म करना पड़ता है तो एक अनुच्छेद में लिखना पड़ता है। अनुच्छेद में क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि इनको खत्म करने के लिए एक बिल लाना पड़ता है, और बिल ही बाद में जाकर के फिर ऐसे किसी अनुच्छेद में चिपक जाता है। ये बात क्लियर होगी। तो आर्टिकल 395 में जो है हमने इसको खत्म करने की, तो आपको क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, आर्टिकल हमारा संविधान का अंतिम आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 395। किसमें कहा गया है कि अधिनियम 1935 खत्म हो जाएगा और भारतीय अधिनियम 1947 खत्म हो जाएगा? तो ये भी आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 395। क्लियर हुआ गाइस, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसी में देखिए कुछ बोली जाते हैं, कुछ बातें जो बोली जाती हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। देखिए चर्चिल ने दो बातें बोली जो आपको मुझे मेरे ख्याल से याद रखना है। चर्चिल ने एक तो संविधान सभा के लिए कहा है, संविधान सभा के लिए उसने दो बार कुछ बातें कही हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि संविधान सभा को उन्होंने ये कह दिया था कि ये एक जाति की संस्था है, ये मतलब एक जाति की संस्था है। और दूसरी बात उन्होंने संविधान सभा को ये कह दी थी कि जब क्या हुआ याद है ना कि 9 दिसंबर 1946 को जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, तो मुस्लिम लीग के जाने के बाद चर्चिल ने दोबारा संविधान सभा को, चर्चिल जानते हैं ना कौन है? ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय। तो उन्होंने संविधान सभा की आलोचना की, और आलोचना में ऐसी ऐसी बातें कही कि पहले तो उन्होंने कहते कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है, और जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तब उन्होंने संविधान सभा को ये कहते कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन मतलब समझ रहे ना, मुस्लिम लीग चली गई, उन्होंने ऐसा कहा। तो इतनी आलोचना वो करते थे। अब यही नहीं है, आपको मालूम है ना 1927 में हमारा साइमन आया था, साइमन कमीशन, उसके अध्यक्ष थे सर साइमन, है ना। तो साइमन ने भी संविधान सभा के लिए कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि ये एक हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की। भाई ये मैं आलोचना नहीं मानता, क्योंकि हमारा तो हिंदू बहुल राष्ट्र ही था, तो बनी माता हिंदुओं का संस्था, हिंदू तो ज़्यादा होने ही थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक जाति की संस्था कहने वाले चर्चिल हैं, लेकिन हिंदुओं की संस्था कहने वाले साइमन है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। क्लियर है दोस्तों। अब भैया B.R. अम्बेडकर जी के बारे में आपको मैं 3 बातें बता देता हूँ। जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ये कहा जाता है कि भाई अब आप कुछ कहें, तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो ये एक ऐसी जहाज़ थी जो मतलब B.R. अम्बेडकर की वो तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इस जहाज़ को संभालने वाला सबसे स्किल्ड पायलट जो है वो है B.R. अम्बेडकर। वो उनकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि उनके कार्य ऐसे रहते हैं रेखांक। तो आपसे क्वेश्चन ये जाएगा कि संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर के कार्यों को रेखांकित करते हुए
किसने उन्हें स्किल्ड पायलट की जो है किसने उन्हें स्किल्ड पायलट कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया संविधान सभा के किस सदस्य ने बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक और जननी यानी कि माता और पिता दोनों कह दिया था? तो ये कहा था के वी राव साहब ने। क्लियर है? जनक और जननी कहा के वी राव साहब ने और स्किल्ड पायलट कहा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अच्छा, अब एक चीज आती है और इन्हीं को माना जाता है आधुनिक भारत का मनु। क्लियर हो गया बी आर अम्बेडकर को। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस लेक्चर को सुना, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप और भी कुछ चाहें तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो जो आएगा अपना प्रस्तावना के ऊपर आएगा, तो उस पर जितने क्वेश्चंस रिलेटेड हैं उससे वो भी डिस्कस करेंगे वहीं पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो जो कि मैं कल लाऊंगा वो भी आपको मिल जाए, है ना। हो सकता है मैं शाम तक भी ले आऊँ। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।